चैनल आई एम प्रियांशु सेठ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में, जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनपीओ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ जो होते हैं वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, मीन्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में ओवरव्यू लिया था। ठीक है, आप उस वीडियोस को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो आप कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट करते चलना या स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट का होता है। मतलब जो इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होते हैं। जितने भी जो रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जो पेमेंट होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है। ठीक, और जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का जो बनाते टाइम हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जो कैश बैलेंस होता है, मतलब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक का एक समरी होता है। तो इसमें हम सबसे पहले कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो कैश इन हैंड भी हो सकता है और कैश एट बैंक भी हो सकता है। मतलब कैश बुक में जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, चाहे वो कैश इन हैंड हो या फिर कैश एट बैंक हो, दोनों ओपनिंग बैलेंस को हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और अगर क्या मतलब बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट लिया गया है, अगर बैंक का निगेटिव बैलेंस है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम जो कैश बैलेंस होते हैं उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उससे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको हम डेबिट साइड शो करते हैं और जो पेमेंट होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। जैसे अगर मैम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि मेंबरशिप फीस होती है जो मेंबर्स पे करते हैं ईयरली। तो आपका कैश बुक में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करते हैं कि पूरे साल में जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। ठीक है, डोनेशंस, अगर ऑर्गेनाइजेशंस को कोई डोनेशन मिला है, डोनेशन चाहे वो जनरल डोनेशन हो या फिर स्पेसिफिक डोनेशन हो। जनरल डोनेशन मतलब जिसने डोनेट किया है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताता है कि वो इस पर्पस के लिए डोनेट कर रहा है। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो वो एक जब डोनर होता है, जब वो डोनेट करता है तो ये बता देता है कि वो बिल्डिंग के लिए डोनेट कर रहा है या फिर किसी अदर पर्पस के लिए डोनेट कर रहा है। मतलब डोनेशन का क्या पर्पस है वो अगर स्पेसिफाई होता है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो चाहे जनरल डोनेशन हो या स्पेसिफिक डोनेशन हो, दोनों डोनेशंस आपका जो होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, जितना भी टोटल डोनेशन होता है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर को सेल करने से कोई रिसिप्ट होता है, कोई पेमेंट, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने एफडी कराया है बैंक में और एफडी से अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन, अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने आउटसाइड में अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। लॉकर रेंट अगर है, लॉकर रेंट रिसीव होता है तो वो भी, अगर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉकर को एज अ रेंट देते हैं तो वहाँ से उनको जो पेमेंट रिसीव होता है, अमाउंट रिसीव होता है, वो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है।
ठीक है। स्क्रैप को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लीगेसी के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो उसके मतलब उसकी डेथ की वजह से जो प्रॉपर्टी या मनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीव होता है वो लीगेसी होता है। तो लीगेसी का जो अमाउंट होता है वो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जितना भी कैश रिसिप्ट्स होता है वो सारा कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, पूरे साल में जितना भी रिसिप्ट हुआ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है, अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस फंड, स्पेसिफिक पर्पस फंड क्या होता है? जैसे नॉर्मल जो जनरल फंड होता है वो कैपिटल फंड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल होता है उसको पूरा करने के लिए वो फंड यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पर्पस फंड की बात करें तो एक स्पेसिफाइड मतलब एक स्पेसिफाइड पर्सन डिसाइड पर्पस जो होता है वो डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पर्पस के लिए वो फंड है। जैसे प्राइज फंड हो गया आपका, मैच फंड हो गया, अगर स्पोर्ट्स मतलब क्लब है तो उसके लिए जैसे मैच फंड हो गया। ठीक, तो मैच फंड हो गया तो जो फंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैच में ही यूज किया जाएगा। अगर कोई भी मैच ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें ही वो फंड यूज किया जाएगा। अगर प्राइज फंड है तो अगर किसी को मतलब कोई प्राइज, अगर प्राइज का वो करना है तो जो फंड होगा वो प्राइस मतलब प्राइस में ही यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर स्पेसिफिक पर्पस फंड कोई रिसीव होते हैं तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई चैरिटी शो रखा गया है, कोई चैरिटी शो ऑर्गेनाइजेशंस ने रखा है और उस चैरिटी शो से अगर ऑर्गेनाइजेशंस को कोई मनी रिसीव होता है तो वो भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ग्रांट इन एड की बात करें तो ग्रांट इन एड आपका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उससे अगर उसको मतलब गवर्नमेंट की साइड से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होता है, मतलब अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो क्या होता है? ग्रांट इन एड्स होता है। वो भी कहाँ जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाता है। मिसलेनियस रिसिप्ट्स की बात करें तो अगर इन सारे रिसिप्ट्स के अलावा अगर और भी कोई रिसिप्ट्स होता है ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो, ठीक है, दोनों तरह के रिसिप्ट्स कहाँ जाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जाते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो होता है ना जैसे कि जो लॉन्ग टाइम के लिए मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें रेगुलरली मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलरली मिलता है। जैसे कि आपका अगर किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो बार बार तो इन्वेस्टमेंट सेल नहीं होता। एक बार जब इन्वेस्टमेंट सेल होता है तो हमें जो अमाउंट मिलता है वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। लेकिन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो जैसे आपका सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन वो भी अगर जनरल डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर आपका जैसे कि अगर स्पोर्ट्स मटेरियल को अगर हम जो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं अगर उनको सोल्ड करने पे हमें जो रिसीव होता है वो आपका क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर रिसिप्ट्स है तो हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर पेमेंट है तो हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम पेमेंट साइड की बात करते हैं। तो पेमेंट साइड में जो अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का जो बैंक बैलेंस है उस बैंक बैलेंस का अगर ओवरड्राफ्ट है मतलब निगेटिव बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जितना भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉय को कोई वेजेस या सैलरी पे किया है तो उस वेजेस और सैलरी को हम इधर रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट साइड में। रेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेंट पे है और रेंट का पेमेंट किया गया है तो हम रेंट को रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस पेमेंट, उसको भी हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं मतलब पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका पेमेंट साइड जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई एडवर्टीजमेंट किया है
तो उसका भी जो एक्सपेंसेस होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। टेलीफोन चार्जेस, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम को मैंने बताया था कि अगर जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर नहीं होते हैं उन पे जो खर्च किए जाते हैं वो ऑनरेरियम होते हैं। जैसे कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई गेस्ट आते हैं तो उनके सम्मान के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं वो क्या होता है, ऑनरेरियम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई ऑडिट फीस है तो देखो ये भी क्या करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो जो ऑडिटिंग होती है इनके ऑर्गेनाइजेशंस की भी ऑडिटिंग होती है, तो जो ऑडिटिंग फीस होती है वो भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी एसेट्स को परचेज किया गया है या इन्वेस्टमेंट को परचेज किया गया है तो उससे भी कैश का क्या होगा, पेमेंट होगा। जो पेमेंट होगा, जितना भी अमाउंट पेमेंट होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई सैलरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो भी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर एक्सपेंसेस जो भी है वो पे किए गए हैं, मतलब जितने भी जो कैश आइटम है, कैश से रिलेटेड जो भी आइटम है, सारे आइटम्स को हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स का आइटम हो या फिर पेमेंट का आइटम हो। ठीक है, इन सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद जो कैश और बैंक का जो बैलेंस बचता है, कैश एंड बैंक का जो बैलेंस बचता है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर फेवरेबल बैलेंस बचता है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैश इन हैंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, और अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर बैंक का कोई ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस होता है तो जो क्लोजिंग, अगर नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर पॉजिटिव क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर सारे अमाउंट्स को हम टोटल कर देते हैं। ये आज का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग आ जाओ। अब अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो इनकम और गेन्स होते हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बनता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को। और वो भी जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे वेजेस एंड सैलरी है, ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय है उन जो वर्क कर रहे हैं उनको वेजेस और सैलरी दिया जाता है जो कि रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करते हैं, या फिर कोई वेजेस एंड सैलरी का एडवांस में ही पेमेंट कर दिया गया है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, अगर कोई रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब शो करते हैं। और डेप्रिसिएशन, अगर फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस शो करते हैं। अगर किसी सेल या मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको सेल करने पे जो हमें लॉस होता है उसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखो, अगर किसी इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे अगर हमें जो पूरा टोटल अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट होता है। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन अगर उसको सेल करने से अगर हमें कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करते हैं। तो अगर लॉस होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगर टूर्नामेंट फंड है कोई, तो टूर्नामेंट फंड अगर हमने पेमेंट किया किसी टूर्नामेंट फंड का तो जो वो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ इनको रिकॉर्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अगर किसी स्पोर्ट मटेरियल का परचेज किया गया है तो जो अमाउंट होता है उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस हो
या फिर किसी इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग हो, कि अगर किसी इंश्योरेंस का प्रीपेड किया गया हो, तो वो सारे अगर आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो भी मतलब रिलेटेड एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड मतलब जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है उन एक्सपेंसेस में हम माइनस कर देते हैं। रिपेयर्स जो होता है, रिपेयर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करते हैं। हम रेंट की अगर बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस में रेंट का पेमेंट किया गया है और कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर से रिलेटेड, तो उस आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। अगर रेंट का पहले से ही पेमेंट हो गया है एडवांस में ही, तो उस एडवांस पेमेंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि जो एमपीओ होते हैं उनका मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है मेंबर से जो हमें रिसीव होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मतलब वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन होता है सिर्फ उनको अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है करेंट ईयर का तो उसको हम ऐड करते हैं। और अगर मतलब जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन से प्रीवियस ईयर में ही मिल चुका है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में तो हम नहीं रिकॉर्ड किए होंगे, तो इस साल हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसको हम माइनस करेंगे। और प्रीवियस ईयर का अगर एडवांस है तो उसको भी मतलब करेंट ईयर का जो एडवांस है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हम एक अलग वीडियोस लाएंगे जिसमें आप सब्सक्रिप्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जैसे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या फिर फिक्स्ड एसेट्स को मतलब जो फिक्स्ड डिपॉजिट करने पे जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। डोनेशन, जो जनरल डोनेशंस है उनको ही हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर किसी चैरिटी शो में कोई प्रोसीड हुआ है मतलब कोई मनी रिसीव हुआ है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर सेल न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है अगर स्क्रैप्स है इनको सेल करने पे जो भी अमाउंट रिसीव होता है उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव होता है मतलब सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट जो रिसीव होता है वो तो बैलेंस शीट में जाता है, प्रॉफिट जो होता है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट को या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे। अगर कोई इंटरेस्ट फीस रिसीव हुई है तो इंटरेस्ट फीस के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसमें भी मतलब कुछ लोगों का कहना होता है कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स भी होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होते हैं, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं माना जाता है तो ही हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करते बल्कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी इनके अलावा अगर कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट्स है जो भी रेवेन्यू नेचर का है उनको हम रिसिप्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन आइटम्स को ऐड करने के बाद मतलब डेबिट साइड के आइटम्स को ऐड करने के बाद और क्रेडिट साइड के आइटम को ऐड करने के बाद हम बैलेंस निकालते हैं। अगर वो बैलेंस आपका डेबिट साइड में आता है मतलब डेबिट साइड में आता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो इनकम है वो ज़्यादा है और एक्सपेंसेस क्या है, कम है, तो जो बैलेंस होता है वो सरप्लस होता है, ठीक है। और मेनली जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो सरप्लस और डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिमिलर होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे सरप्लस और डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो वो सरप्लस होता है, अगर वो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो वो क्या होता है, डिफिसिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस आपका ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है, ठीक है, इनकम कम है। और इसका मतलब ये होता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस क्या है, कम है, ठीक। तो अगर डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो सरप्लस होता है, अगर क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो क्या होता है, डिफिसिट होता है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा ओवरव्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। इसी के बेस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। अब अगर हम
बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आपका जो फाइनेंशियल पोजीशंस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप क्लास 11th में जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने पढ़ा था उसके बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सेम फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, पर यहाँ पे बस दो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में हम जो कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये दोनों बैलेंस शीट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर किए जाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट की बात की जाए तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और डिफरेंस जो होता है उससे हम कैपिटल फंड का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं, और इसी कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका लायबिलिटी साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका एसेट साइड होता है। ठीक है, अगर हम एसेट साइड की बात करें तो जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, वो हम कहाँ शो करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, अगर कोई एसेट्स परचेज किया गया है, अगर किसी एसेट्स को परचेज किया गया है तो वो जो एसेट्स है वो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाता है। उस जिस फाइनेंशियल ईयर का हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर का में अगर कोई एसेट्स परचेज किया गया है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर या फिर कोई एसेट्स को सेल किया गया है तो इसी एसेट्स में से हम माइनस करते हैं, मतलब एडजस्ट करके हम कहाँ दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है करेंट ईयर से रिलेटेड तो वो भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर कोई अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम क्या होता है, जैसे कि अगर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस का हमें अगर हम सब्सक्रिप्शन हमें मतलब हमारे लिए इनकम है, ठीक है, अब वो इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, हमने वर्क तो कर लिया पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो वो इनकम क्या होता है, अक्रूड इनकम होता है। और अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे अगर हम किसी एक्सपेंसेस का एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। ठीक, और आउटस्टैंडिंग और ऑन इनकम की मतलब अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं उसी कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस हम कैलकुलेट करते हैं वो सरप्लस हम यहाँ ऐड करते हैं, और जो अगर डिफिसिट होता है तो उसे डिफिसिट को हम यहाँ इस कैपिटल फंड से माइनस करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कैपिटल रिसीव्स होता है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब किसी एक्सपेंसेस का अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई अनअर्नड इनकम है, अनअर्न मतलब कोई ऐसा इनकम जिसका हम एडवांस नहीं पेमेंट कर दी, जैसे अगर सब्सक्रिप्शन है तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शंस का पेमेंट अगर इसी साल हमें रिसीव हो जाता है तो वो क्या होता है, अनअर्नड इनकम होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई लायबिलिटी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, जैसे क्रेडिटर्स हो गया आपका, क्रेडिटर्स हो गए, या फिर बैंक अगर ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो जो लायबिलिटीज और एसेट साइड होता है वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये आपका बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी एमपीओ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। थैंक यू।